बात होती है। तो साइंस में कई बड़ी बड़ी थ्योरी दी गई हैं। स्टीफन हॉकिंस ने जैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दिया, या बिग बैंग थ्योरी चली, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात होती है साइंस में। क्या ये सब चीज़ों का वर्णन वेदों में मिलता है? देखें, जो सही थ्योरी है उनका तो मिलता है, और जो थ्योरी नहीं है, कल्पना, उनका नहीं मिलता। तो कल्पना क्या है इनमें से? बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, ये कल्पना है। संसार के सबसे बड़ा झूठ, मैंने तो वर्ल्ड कांग्रेस और वैदिक साइंस में भी कहा था, मैं ही अकेला वक्ता था 320 में से जिसने बिग बैंग थ्योरी को झूठा सिद्ध किया, और मुझसे किसी ने प्रश्न नहीं किया। मैंने 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ग्रेविटेशनल वेव की खोज को डिटेक्ट किया था। अमेरिका के 3 साइंटिस्टों को नोबेल देने की घोषणा हुई थी। तो मैंने नोबेल फाउंडेशन के चेयरमैन को लेटर लिखा, उसकी कॉपी तीनों उन वैज्ञानिकों को भेजी जिनको नोबेल देने की घोषणा हुई थी। नासा को भेजी, दुनिया की सबसे बड़ी लैब सर्न को भेजी, और इनसे विशाल जी से कहा कि टॉप 40 यूनिवर्सिटी छांटो दुनिया में। तो 27 देशों की टॉप 40 यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड को भेजी। उसमें 9 प्रश्न किए उनकी खोज पर, और साथ में ये भी कहा कि बिग बैंग से संबंधित आविष्कार खोजों पर भी आपने नोबेल दिए हैं। मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ, बिग बैंग थ्योरी इस फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। इसको मैं किसी मंच पर सिद्ध करने के लिए तैयार। अच्छा, ये आपने लिखा जी। तो फाउंडेशन ने उत्तर नहीं दिया, नासा ने गोल कर दिया कि वो ये कह दिया इसमें प्रयोग में हम शामिल नहीं थे। अच्छा, वहां देखो न वहां देखो। लेकिन एक नोबेल पुरस्कार विजेता का पत्र आया, मेल आया कि मैं आपसे अभिभूत हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ 2018 तक। मतलब वो आपसे सहमत थे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब ये कहा कि मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अच्छा, 2018 तक। तो हमने 2019 आधी जनवरी को वापस मेल कर दिया कि अब दे दीजिए, और ये भी कहा उनको कि अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो मैं वैदिक फिर से उत्तर देने के लिए तैयार हूं, अगर आप चाहें तो। फिर वो साध थे। तो बिग बैंग थ्योरी झूठ। दूसरी थ्योरी है, जैसे सत्य, अगर असत्य है, सत्य क्या है? जैसे आप कह रहे हैं कि कौन सी थ्योरी बताई आपने? जैसे बिग बैंग थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये देखें, जनरल रिलेटिविटी, स्पेस कर्व होता है, डिस्टॉर्ट होता है, तो वो ठीक है। वो हमारे यात्री ब्राह्मण में वेद विज्ञान आलोक में विस्तार से दिया, इनको तो इतना पता भी नहीं। अब ये कहते हैं बहुत बड़ा कोई तारा हो, जनरल रिलेटिविटी का है जी, ये जैसे बहुत बड़ा तारा मान ले इसको, तो इसके पास से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो थोड़ा झुक जाएगी इधर। वो क्या कहते हैं, क्यों झुक जाएगी? वो कहते हैं कि बहुत बड़ा तारा होता है, बहुत बड़ा भार, द्रव्यमान मास जिसमें होता है, वहाँ स्पेस थोड़ा सिकुड़ जाता है, कर्व हो जाता है, वक्र हो जाता है। तो वक्र हो जाता है, स्पेस में तरंग चलती है तो वो भी वक्र हो जाएगी। जैसे हमारा रोड ही वक्र हो जाता है, हम भी मोड़ेंगे, मोड़ आएगा तो। लेकिन वो ये नहीं जानते कि स्पेस होता क्या है। कुछ चीज है, स्पेस है जब ही तो वक्र होगा, कुछ है ही नहीं तो वक्र क्या हुआ? स्पेस का ये दरी बिछी है, गलीचा है जो है ये, तो अगर इसको वक्र करेंगे, इसलिए वक्र हुआ क्योंकि इसके कुछ कंटेंट्स हैं, इसकी संरचना है। इसकी संरचना नहीं तो वक्र कैसे होगा? तो स्पेस की संरचना उनको पता नहीं, स्पेस के अवयव उनको पता नहीं, कंटेंट्स, फिर भी कह रहे हैं वक्र हो रहा है। तो वो अधूरी जानकारी। हम बताएंगे वक्र भी होता है, क्यों होता है? क्योंकि स्पेस की अलग अलग संरचना है, अलग अलग उसके अवयव है, और अवयव है इसलिए वो वक्र होता है। तो ये चीज है वेद में। सूक्ष्म कणों के बनने की चर्चा है, तरंग की चर्चा है, तारों के बनने की चर्चा है। हमारे वेद विज्ञान आलोक में ही प्रकृति से लेकर के तारों के बनने तक की निर्माण की प्रक्रिया बहुत विस्तार है। विज्ञान उसी को कहते हैं जो बदलता नहीं, और आज का विज्ञान किसको कहते हैं? जो बदलता है। एक थ्योरी आई, फिर दूसरी थ्योरी आई, फिर तीसरी थ्योरी, इसको कहते हैं डायनामिक। डायनामिक नहीं, भूलो सुधारो, भूलो सुधारो, ये फिर इसका काम रह गया आज। लेकिन हमारी मान्यता क्या है? वैदिक मान्यता है कि विज्ञान उतना ही मानो जो बदलता नहीं है। जो बदल जाता है वो गलत था, जब नहीं बदला। सही बात। तो गलत है उसको विज्ञान कैसे कह सकते? तो सही सिद्धांत है वो वेद में है, कल्पना वेद में नहीं। तो जैसे आपने बिग बैंग थ्योरी को एक बहुत बड़ा झूठ बताया, तो आप बता सकते हैं वैदिक
वैदिक तौर से किस तरह वो झूठ है, मतलब बिग बैंग थ्योरी किस तरह हम वेदों से साबित कर सकते हैं कि वो बिल्कुल गलत है? पहले तो बिग बैंग थ्योरी एक मत नहीं है। बिग बैंग थ्योरी है क्या? कुछ समय पहले तक तो स्टीवन हॉकिंग की पुस्तकें पढ़ें या एलन गुज की पुस्तक पढ़ें तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड जीरो में समाया था, वॉल्यूम उसका जीरो था। ये उनको कैसे भ्रम हुआ? 1920 में एडविन हवल, अमेरिका के साइंटिस्ट, अध्ययन कर रहे थे गैलेक्सियों का। तो उनको ऐसा लगा कि जो प्रकाश बाहर से आ रहा है उसके ऊर्जा कम हो रही है। कम हो रही है इसका अर्थ यह है कि वो कहीं दूर भाग रही है एक दूसरे से। जैसे कोई कार आती है, हमारी तरफ आएगी तो आवाज बढ़ती जाएगी, दूर जाएगी तो आवाज कम होती जाएगी। वैसा उन्होंने लगा कि उसकी एनर्जी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो दूर जा रही है गैलेक्सी। तो दूर जा रही है, इसका अर्थ हुआ कि कहीं एक जगह से शुरू हुई है। ये कल्पना थी। मूलतः ये कल्पना बाइबल को स्थापित करने के लिए है। लेमेत्र नाम का एक पादरी, उसने ही कल्पना की थी। बाइबल, ये लोग क्या कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, शून्य से सृष्टि बना दी परमात्मा ने। बिग बैंग वाले भी कहते हैं पहले सब जीरो जीरो में समाया था। लेकिन जीरो में समाया क्या था? इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट एनर्जी थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, ये कहते हैं। तो मैंने वर्ल्ड कांग्रेस में कहा था कि जीरो में इनफाइनाइट तो गई, कुछ भी नहीं समा सकता। नथिंग से एवरीथिंग बनना तो दूर, नथिंग से समथिंग भी नहीं बन सकता। अगर वॉल्यूम जीरो है तो सब कुछ जीरो ही होगा, और जीरो से उत्पत्ति हो नहीं सकती। ना वस्तु नो वस्तु सिद्धि। सांख्य दर्शन कहता है कि जो अवस्तु है उससे वस्तु नहीं बनती, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। ये भी साइंस, ये भी साइंटिफिक है। अच्छा, तो जीरो से नहीं बनती, तो फिर पहले क्या था? अब दूसरे बिग बैंग वाले क्या कहते हैं कि नहीं, सब जगह था, जीरो में नहीं, ऐसे पटाखे जैसे नहीं फूटा। तो क्या हुआ कि सब जगह था और सब जगह स्पेस फैलने लगा। अब उनको पूछो, वो स्पीड, उसकी गति भी, स्पीड भी बताते हैं कितनी देर से फैला। 10⁻28 किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति है 10⁸8 मीटर पर सेकंड, और वो स्पेस फैलने की गति बता रहे हैं 10⁻28 किलोमीटर, 28 मीटर पर सेकंड। कितने गुना हो गया? अब फैला, इसको फैलना कहते हैं, फूलना कहते हैं। फूला स्पेस, फैलना नहीं। अच्छा, फूलने फैलने में क्या अंतर है? वो तो और तेजी से फैला। पटाखे में विस्फोट होगा तो तेजी से नहीं हो सकता, लेकिन ये इतनी तेजी से विस्फोट कर रहा है, फिर कहते नहीं विस्फोट नहीं हुआ, वो फैला, केवल बात बदलने के लिए। क्यों बदलने के लिए? मैंने 2000 में ये स्टीफन हॉकिंग को अपनी पुस्तक भी दी थी, सृष्टि का मूल उपादान कारण, बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन। अमेरिका के राष्ट्रपति को भेजी थी कि ये थ्योरी गलत चल रही है। सबसे पहले इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट एनर्जी नहीं था, सबसे पहले इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स थी। जीरो में नहीं था, इनफाइनाइट में बिखरा हुआ था सब। अब बाद में ये कहने लगे। वैसे एक स्टीवन विनबर्ग भी है जो 1979 में नोबेल मिला था उनको। वो कहते हैं कि सब जगह पार्टिकल बिखरे थे और उसमें बस अचानक हलचल होगी, वो बिग बैंग है। लेकिन वो 10⁻11 सेकंड से प्रारंभ करते कहानी। जीरो से उन्होंने भी प्रारंभ नहीं की। जीरो पर सृष्टि बनी उस समय क्या था ये किसी को मालूम नहीं है। बिग बैंग वाले 10⁻43 सेकंड, इसको कहते हैं प्लांक टाइम। इससे पहले की बात वो कहते हैं हम नहीं जानते, क्योंकि वहां फिजिक्स के लॉज काम नहीं करते। अब विनबर्ग क्या कहता है? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, तो विनबर्ग ने कह दिया कि जीरो से मैं अपनी कहानी स्टोरी प्रारंभ नहीं करता, मैं 10⁻11 से करूंगा। वो बच निकले। अच्छा, हर जगह स्पेस है, हर जगह फैल रहा है, तो उसका सोर्स भी तो कोई होगा, फैलाने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन किसी के भी उनके पास उत्तर नहीं। तो इसलिए लॉजिकल रूप से पदार्थ कैसी स्थिति में होगा? प्रकृति, जो मैंने कहा, प्रकृति का अर्थ इनफाइनाइट आयतन, अनंत आयतन में था।
द्रव्यमान कितना था? 0। ताप कितना था? 0। 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन नहीं, 0 मतलब कोई ताप था ही नहीं। एक केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट तो हमारे माप, इनसे पीछे जाएंगे तो 0 केल्विन से भी और टेम्परेचर कम हो सकता है, वो तो हमारे माप। इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट, कोई गति नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई एनर्जी नहीं, ये कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, ये थी स्टेट। और इनफाइनाइट था, मतलब बिग बैंग जो 0 वाले कहते हैं, इनफाइनाइट वाले कहते हैं, वो अलग बात है, उनसे हम बिल्कुल उल्टे। जो पार्टिकल आपस में टकराने लगे, जो बिग बैंग को ऐसे परिभाषित करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है पार्टिकल इटर्नल नहीं है। कोई पार्टिकल इटर्नल नहीं, अनादि नहीं। जैसे एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, और एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है फोटॉन, एक होता है क्वार्क, वो एंटी क्वार्क। अब क्वार्क, डाउन क्वार्क, बहुत सारे, इन सबको क्या कहते हैं? ये इटर्नल पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। एक नमक का क्रिस्टल है मेरे पास और एक मिश्री का क्रिस्टल, दूर से दोनों दिखेंगे एक जैसे, है ना? खाने से मालूम पड़ेगा एक मीठा एक नमकीन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये नमकीन के और ये मीठा के, तो आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे इनके संरचना में अंतर। दिखने में तो सफेद दिखते हैं, लेकिन इनकी संरचना में अंतर, इनके जो अवयव हैं उनमें अंतर है, इनका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, उसमें अंतर है। अब मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में क्या अंतर है? मास, द्रव्यमान दोनों का बराबर, विद्युत आवेश दोनों का बराबर है, पर विपरीत है, एक में धन एक में ऋण है, और सब कुछ बराबर, स्पिन आदि सब बराबर है, धन ऋण का अंतर है। तो ये अंतर क्या है? नमक मिश्री में जैसे नमकीन मीठी का अंतर है, वैसा उनमें विद्युत ऋणावेश धनावेश का अंतर है। वो अंतर क्यों है? इसका अर्थ है वो एलिमेंट ही नहीं है, उनके कुछ कंटेंट्स हैं, उनकी कोई संरचना है, इसलिए उनमें अंतर है। इसकी संरचना अलग है, उसकी संरचना अलग है। तो जिसकी संरचना होती है वो अनादि नहीं होती, क्योंकि वो संरचना कभी न कभी बनी है, इसलिए एलिमेंट ही नहीं है। तो पहले जो कहते हैं कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, उनमें आपस में इंटरेक्शन होने लगा, तो वो तो इनिशियल स्टेट हुई नहीं। इनिशियल स्टेट के बारे में साइंस को कुछ भी पता है, इसलिए थ्योरी गलत है। तो आपने जब फिर इनको भेजा था स्टीफन हॉकिंस को अपनी बुक, तो आपको क्या कुछ आया था रिप्लाई उनकी तरफ से? बस के लिए रिसीप्ट आया था और ये कहा कि भाई हम इसका अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं ऐसे बहानेबाजी। फिर मैंने 2013 में, शायद 29 अगस्त 2013 को मैंने मेल किया था, कुछ प्रश्न, 12 प्रश्न भेजे उन्हीं को, स्टीफन हॉकिंस को? औरों को भी भेजे, हाँ, नासा वगैरह बहुत सारे साइंटिस्टों को भेजे थे। तो उसमें एक प्रश्न ब्लैक होल को लेके था। ब्लैक होल पर ज़्यादा उनका काम था स्टीफन हॉकिंग का। तो ब्लैक होल से कोई वेव्स बाहर नहीं निकलती, वो सब बातें थी। तो फिर उस पर टाइम रुक जाता है, ऐसी बातें मैंने उनसे प्रश्न किया था। तो उसमें उन्होंने फिर वही बातें कह दी। लेकिन जनवरी 14 में उनका एक स्टेटमेंट छपा, या नेचर पत्रिका में या साइंस पत्रिका में, मुझे किसी ने पलवल से भेजा कि आचार्य जी आपकी बात की पुष्टि कर रहा है। तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जैसा ब्लैक होल हम मानते थे वैसा ही ब्लैक होल यूनिवर्स में कोई नहीं, दूसरे तरह का ब्लैक होल बता दिया। तब मैंने उनको लिखा कि आपने सच को स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद, पर क्या इस सच में मेरे वो प्रश्न का भी कुछ योगदान है कि नहीं है? और मैंने तो केवल प्रश्न ही किया। एक भारतीय खगोल शास्त्री आवास मित्रा, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में थे, उन्होंने ब्लैक होल पर 2004 में एक रिसर्च पेपर लिखा था। क्या उसका कोई योगदान है, जो आपके ब्लैक होल को नहीं मानते थे? हाँ, तो वो मौन साध लिया। तो ये ठीक बात नहीं। 2014 में आप ये कह रहे हैं कि वैसा ब्लैक होल नहीं जैसा मानते हैं। आवास मित्रा 2004 में ये बात कह रहे हैं, और उनका कहीं नाम नहीं उद्धृत कर रहे। मैंने कहा मेरा तो नहीं कहते, कोई बात नहीं, मैंने तो प्रश्न किए थे। पर प्रश्न से भी तो एक बिंदु तो मिलता है ना सोचने के लिए।
चलो मेरा नहीं, उनका तो नाम लेते, उन्होंने तो पूरा एक पेपर लिखे थे कि ब्लैक होल ऐसा नहीं होता। तो इस पर भी आपको रिप्लाई कुछ नहीं मिला?